हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और मैं आज लेके आया हूँ आपके सामने जुलाई करंट अफेयर सीरीज WWW सीरीज में लास्ट पार्ट, जिसमें कि हम जानेंगे जुलाई से रिलेटेड प्राइजेस, अवार्ड्स, रैंकिंग्स, इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स के बारे में, और कुछ मिसलेनियस न्यूज आइटम्स भी देखेंगे हम, जो कि जुलाई के महीने से हैं। तो दोस्तों, ये आखिरी वीडियो है। अगर आपने बाकी की वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके आप सारी की सारी जुलाई की करंट अफेयर सीरीज की वीडियोस देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। और दोस्तों, यही एक हमारा रिवॉर्ड है, इसी से हमें मोटिवेशन मिलती है आपके सामने ऐसे ही और वीडियोस लाने की। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये सारे हम टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी सारे प्रीसीडिंग वीडियोस में। आज हम देखेंगे ये 3 टॉपिक्स: प्राइजेस एंड रिवॉर्ड्स, रैंकिंग, इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स, एंड लास्टली कुछ मिसलेनियस न्यूज आइटम्स। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। पहले देख लेते हैं क्या क्या जानने वाले हैं हम। वॉन कार्मन अवार्ड किसको मिला है ये जानेंगे। प्रेरक दौर सम्मान अवार्ड्स कुछ अनाउंस किए गवर्नमेंट ने, नई कैटेगरीज अनाउंस किए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ये क्या है ये जानेंगे। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में जानेंगे। हाईवे रैंकिंग इश्यू करेगा NHAI, उसके बारे में जानेंगे। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स, इसमें इंडिया की क्या रैंकिंग है ये देखेंगे। ग्लोबल राइट्स इंडेक्स, इसमें क्या रैंकिंग है, कौन इसे इशू करता है, ये सब देखेंगे। फिर हम जानेंगे पैम बैन वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज के बारे में, और सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट, ये दोबारा न्यूज में क्यों आया और ये क्या है, इसके बेनिफिट क्या होंगे, इस पे कंट्रोवर्सी क्या है, ये जानेंगे। और लास्टली हम देखेंगे ये सारे टॉपिक्स मिसलेनियस न्यूज में से, जिसमें कि अटल टनल के बारे में जानेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कहाँ बनाई जा रही है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, ये देखेंगे। अंडर वाटर रिवर टनल को मंजूरी दे दी है कैबिनेट ने असम के अंदर, ये देखेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का नया होस्ट कौन रहेगा अगले साल, उसके बारे में जानेंगे। कुछ क्रिकेट की दुनिया से न्यूज जानेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 100 योगा पोसेस का, किसने बनाया है वो देखेंगे। फैम पे नंबरलेस कार्ड के बारे में जानेंगे। और लास्ट में हम जानेंगे वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे के बारे में। तो दोस्तों, शुरू करते हैं पहले टॉपिक के साथ, वॉन कार्मन अवार्ड के बारे में। तो ये किसको दिया गया है, इसरो चीफ के सिवन, इनको दिया गया है ये वॉन कार्मन अवार्ड इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स पेरिस के द्वारा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, किसको मिला है, इसरो चीफ के सिवम को दिया गया है ये, और ये दिया गया है IAA पेरिस द्वारा। और इनको ये अवार्ड दिया जाएगा 2021 में पेरिस के अंदर। ये अनाउंस अभी हो गया है, और ये 3rd इंडियन बन गए हैं जिनको कि ये वॉन कार्मन अवार्ड दिया गया है। तो फर्स्ट इंडियन थे उडुपी रामचंद्र राव, UR राव, 2005 में दिया गया था इन्हें। के कस्तूरी रंगन, इनको दिया गया था 2007 में। अब ये है क्या, IAA जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको फाउंड किया है वॉन कार्मन ने, जो कि इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। और इसका एम क्या है, कमिटेड टू एक्सपेंडिंग फ्रंटियर्स इन स्पेस। तो स्पेस के अंदर फ्रंटियर्स के लिए ये दिया जाता है, स्पेस फील्ड के अंदर अचीवमेंट्स के लिए दिया जाता है। तो ये इसरो चीफ के सिवन को दिया गया है इस साल, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। अगली न्यूज, प्रेरक दौर सम्मान। तो न्यू कैटेगरी ऑफ अवार्ड्स अनाउंस किए गए हैं एज अ पार्ट ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण 2021। जो अगले साल स्वच्छ सर्वेक्षण होगा उसके अंदर नई कैटेगरी डिवाइस की गई है, उनका नाम दिया है प्रेरक दौर सम्मान। तो पहले क्या होता था, पॉपुलेशन जो थी उसके बेसिस पे कैटेगराइज किया जाता था सिटीज को, और अवार्ड दिए जाते थे। तो अब उसको पॉपुलेशन को ना लेके कैटेगराइजेशन की गई है। इस नए फॉर्मूले के साथ 5 एडिशनल सब कैटेगरीज बना दी गई हैं। तो पॉपुलेशन के हिसाब से तो मिलेगा ही, ये 5 एडिशनल सब कैटेगरीज बनाई गई हैं, जिसमें कि क्या है, दिव्य, अनुपम, उज्जवल, उदित और आरोही। अब जो दौर है, अब उसमें देखिए, D फॉर दिव्या, A फॉर अनुपम, U फॉर उज्जवल, U फॉर उदित, और लास्ट में आरोही। तो अब उससे आप याद रख सकते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरीज है। एक्चुअली दौर की फुल फॉर्म ये नहीं है, पर ये उससे मैं डिराइव करके आपको बता सकता हूँ ट्रिक क्या है याद करने की। तो प्लैटिनम कैटेगरी, गोल्ड कैटेगरी, सिल्वर, ब्रॉन्ज एंड एस्पायरिंग कैटेगरीज में हर कैटेगरी में 3 सिटीज को रिकॉग्नाइज करा जाएगा, अवार्ड दिया जाएगा। तो प्रेजेंट क्राइटेरिया है पॉपुलेशन, जैसे मैंने बताया,
और इससे रिलेटेड फैक्ट मैं आपको अगस्त करंट अफेयर्स का अभी से बता देता हूं कि इंदौर को दिया गया है टॉप सिटी, जो कि बेस्ट सिटी रही स्वच्छता सर्वेक्षण के अंदर। ये 4th साल है लगातार जिसके अंदर इंदौर टॉप पे रहा 10 लाख पॉपुलेशन से ज़्यादा वाली सिटीज़ के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट रहा इंदौर, सेकंड सूरत और तीसरा नवी मुंबई, और इसमें लास्ट रहा पटना। 1 लाख से 10 लाख की कैटेगरी में अंबिकापुर को दिया गया है, और 1 लाख से कम वाली सिटी दिया गया है कराड़ महाराष्ट्र को। ठीक है, तो ये तीनों सिटीज आप याद रख लीजिए, इंदौर, अंबिकापुर एंड कराड़। बेस्ट स्टेट दिया गया है जहां पे 100 ULBs यानी कि अर्बन लोकल बॉडीज जहां पे 100 से कम है, झारखंड उसमें रहा टॉप पे, और जहां 100 से ज्यादा है वहां रहा छत्तीसगढ़ टॉप पे। तो ये भी स्टेट्स भी हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये अगस्त में रिलीज की गई है, मैंने आपको अभी बता दिया क्योंकि ये प्रेरक दौर सम्मान के साथ ही लिंक्ड है। और जो नई कैटेगरी है उसके अंदर सिटीज को कैटेगराइज करा जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ 6 सिलेक्ट इंडिकेटर्स परफॉर्मेंस। 6 इंडिकेटर्स हैं, उनके अंदर सिटीज की क्या परफॉर्मेंस है उस हिसाब से कैटेगराइज किया जाएगा, जो कि प्रेरक दौर सम्मान के अंदर। तो कौन कौन सी है कि सेग्रीगेशन वेस्ट का ड्राई, वेट और हजार्डस कैटेगरी में कैसे कर रही है एक कोई सिटी, प्रोसेसिंग कैपेसिटी क्या है उसकी वेट वेस्ट के लिए, प्रोसेसिंग एंड रिसाइकलिंग ऑफ वेट एंड ड्राई वेस्ट, कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट प्रोसेसिंग, परसेंटेज ऑफ वेस्ट गोइंग टू लैंडफिल्स, और लास्टली सैनिटेशन स्टेटस ऑफ द सिटीज। तो ये 6 कैटेगरीज के हिसाब से कैटेगराइज करा जाएगा उन 5 कैटेगरीज के अंदर सिटीज को। तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वो पहले वाली 5 जो हैं वो आपको याद करनी है। कुछ रैंकिंग से रिलेटेड देख लेते हैं। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, तो ये रिलीज किया है, इसके ऊपर एक रिपोर्ट रिलीज की गई है। किसने की है? UNDP द्वारा। तो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कौन रिलीज करता है? UNDP एंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। तो UNDP और OPHI ये रिलीज करते हैं। इसके अंदर कहा गया है कि 1.3 बिलियन पीपल जो हैं अभी भी वर्ल्ड के अंदर मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं, जो कि इकोनॉमिकली नहीं, उसको मल्टी डायमेंशनली पुअर डिफाइन किया गया है UNDP के अंदर। ठीक है, तो ये मल्टी डायमेंशनल पुअर किस वजह से होता है, कैसे से कैलकुलेट करते हैं, कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें कहा गया कि इंडिया में जो है वो सबसे बिगेस्ट रिडक्शन इन नंबर ऑफ मल्टी डायमेंशनल पुअर हुआ है। सबसे ज्यादा लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से इंडिया निकाल के लाया है। 2005 से 2015 के बीच में 10 सालों के अंदर 273 मिलियन लोग यानी 27 करोड़ लोग पॉवर्टी से बाहर निकाले हैं इंडिया ने। तो इंडिया रहा टॉप पे, बेस्ट रिडक्शन इन नंबर ऑफ मल्टी डायमेंशनल पुअर। 65 आउट ऑफ 75 कंट्रीज जो थी उन्होंने रिड्यूस करी है इसके अंदर जो स्टडी की गई है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी 10 सालों के अंदर। और इसमें से 84% जो लोग हैं पुअर वो रहते हैं सब सहारा अफ्रीका में और साउथ एशिया के अंदर। और इसके अंदर 3 डायमेंशंस पे ये जज की जाती है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। तो पहले क्या कंसेप्ट था कि इकोनॉमिकली पुअर यानी कि जो इकोनॉमी के हिसाब से जिनकी इनकी इनकम क्या है या स्पेंडिंग क्या है उसके हिसाब से जो डिफाइन करते थे पुअर। 3 इंडिकेटर्स हैं जिसके कि ये डिसाइड होगा कि कौन पुअर है, इकोनॉमिकली नहीं, बाकी 2 और क्या है वो देख लेते हैं। तो 3 डायमेंशन क्या है? हेल्थ को कैसे डिफाइन करते हैं, ये न्यूट्रिशन का स्टेटस क्या है किसी कंट्री में, या चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट क्या है। ये 2 इंडिकेटर्स यूज करते हैं हेल्थ वाली डायमेंशन को कैलकुलेट करने के लिए। फिर है एजुकेशन, जो कि ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और स्कूल अटेंडेंस क्या है उस देश के अंदर, उसके बेसिस पे डिफाइन करते हैं। और लास्ट है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो कि इकोनॉमी वाला का पार्ट है। इसके अंदर ये कुकिंग फ्यूल क्या है यूज करते हैं, सैनिटाइजेशन का क्या सीन है वहाँ पे, ड्रिंकिंग वाटर मिलता है नहीं मिलता, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग और एसेट्स, ये सब के बेसिस पे इकोनॉमिकली वाला पार्ट ये निकालते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो 3 पार्ट आपको मेन याद रखना है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एजुकेशन एंड हेल्थ। ये तीनों नेसेसिटीज हैं जो डिफाइन करती हैं कि कोई इंसान मल्टी डायमेंशनली पुअर है कि नहीं है। अगली न्यूज पे आते हैं, चाइना कुड ओवरटेक यूएस टू बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2024। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसके अकॉर्डिंग जो डेटा उन्होंने एनालाइज करा है वर्ल्ड बैंक और IMF का, उसके अकॉर्डिंग वो कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो 3rd स्पॉट पे आ जाएगा जीडीपी के अनुसार 2024 तक, और जो चाइना है वो यूएसए को पीछे छोड़ के नंबर 1 पोजीशन पे पहुंच जाएगा। तो स्टैंडिंग क्या रहेगी? चाइना, यूएसए, इंडिया, जापान 4th एंड 5th इज इंडोनेशिया एज पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स लेटेस्ट रिपोर्ट।
और ये कब तक हो जाएगा एज पर देम 2024 तक। तो ये आप लॉन्ग आंसर में यूज कर सकते हैं किसी भी की क्या स्टेटस रहेगा पोस्ट कोविड वर्ल्ड का। तो ये स्टार्टिंग आप इससे कर सकते हैं कि एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट ये सिचुएशन होने का अनुमान है। तो हाईवे रैंकिंग्स इशू करेंगे, अगली न्यूज पर आ जाते हैं। हाईवे इन इंडिया विल बी रैंक्ड अकॉर्डिंग टू द सर्विस क्वालिटी एंड सेफ्टी। उनकी सर्विस क्वालिटी क्या है, रोड का स्टेटस क्या है और सेफ है कि नहीं, उसके बेसिस पे हाईवेज को रैंक किया जाएगा। रोड के ऑडिट्स किए जाएंगे और उसके बेसिस पे क्या हेल्प मिलेगी हमें, जो आगे आने वाले हाईवेज हैं उनका डिजाइन कैसे करना है, किन किन लोगों को उनके कॉन्ट्रैक्ट देने हैं, क्या क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, क्या स्टैंडर्ड सेट करने चाहिए हमें हाईवेज के लिए, उन प्रोजेक्ट्स को हमें अलॉट करने में हेल्प मिलेगी इन रैंकिंग्स के हिसाब से। ठीक है, तो इसके अंदर ये याद करने वाली चीज़ें अभी के लिए अभी तो ये होंगे, तो कौन सा हाईवे 1 पे रहा है 2 पे तो अभी है नहीं, तो ये प्लान्ड है। तो इसके अंदर क्या पैरामीटर्स यूज होंगे ये देख लेते हैं। एफिशिएंसी क्या है उस हाईवे की, वो 45% वेटेज लेगी। सेफ्टी फीचर्स क्या है उस हाईवे में, वो 35% लेंगे। और यूजर सर्विसेज कैसी हैं उस हाईवे पे, वो 20% वेटेज लेगा। तो ये 3 कैटेगरीज आपको याद कर लेनी है, ई फॉर एफिशिएंसी, एस फॉर सेफ्टी, यू फॉर यूजर सर्विस। तो ESU से आप याद कर सकते हैं इसे। अगला जाते हैं ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स। तो ये क्या है, कुशमैन एक वेकफील्ड एक ही कंपनी है, इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसके के अंदर ये है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स। इसके अंदर इंडिया को रैंक किया गया 3rd पोजीशन पे आउट ऑफ 48 कंट्रीज। किसके बेसिस पे डिफाइन करता है कि कॉस्ट कॉम्पिटिटिव है कि नहीं कोई कंट्री, और उसके अंदर ऑपरेटिंग कंडीशंस क्या है, यानी मैन्युफैक्चरिंग का क्या स्टेटस है, क्या कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस है वहां पे मैन्युफैक्चर करना, वो ये रैंकिंग बताती है। और इसके अंदर 1st पोजीशन पे कौन रहा, चाइना रहा, बेस्ट कंट्री जिसके अंदर की मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस है। और 2nd रहा USA और इंडिया रहा इसमें 3rd। तो इसमें रैंकिंग याद करने की जरूरत है बस। मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में चाइना 1st, USA 2nd, इंडिया इज 3rd। अगला इंडेक्स देख लेते हैं, ग्लोबल राइट इंडेक्स। तो ये कौन इशू करता है, इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन ITUC से रिलीज करती है। 144 कंट्रीज की ये रैंकिंग है और ये क्या डिफाइन करती है कि वर्कर के राइट की जो रिस्पेक्ट किस कंट्री में कितनी है, उसकी डिग्री को ये मेजर करती है। ठीक है, तो वायलेशंस को ये मॉनिटर करती है, क्या क्या वायलेशंस हुई हैं किस कंट्री में, कलेक्टिव बार्गेनिंग की, तो मतलब लेबर से रिलेटेड जो जो वायलेशंस हुई हैं उसके बेसिस पे ये रैंकिंग इशू करती है। और इसके अंदर क्या याद करने वाली बात है, इंडिया जो था वो वर्स्ट टॉप 10 कंट्रीज में था। इसके अंदर रैंकिंग नहीं थी, बस ये बेसिकली बता दिया कि टॉप वर्स्ट 10 कंट्रीज के अंदर था इंडिया के अंदर। तो ये याद कर लीजिए, ग्लोबल राइट इंडेक्स लेबर राइट से रिलेटेड है और ये ITUC रिलीज करता है। कुछ मिसलेनियस न्यूज आइटम्स देख लेते हैं, ये जल्दी से कवर हो जाएंगी, छोटी छोटी हैं, 1 लाइनर्स में पूछी जा सकती हैं। तो मिसलेनियस न्यूज क्या है वो देख लेते हैं। तो पहली न्यूज है, पैमबैन वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज। एक वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज बनाया जाएगा जो कि इंडिया का 1st वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज होगा। कहाँ पे, पैमबैन रामनाथपुरम तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु के अंदर ये बनाया जा रहेगा और ये 2.05 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज होगा जो कि मंडपम इन तमिलनाडु एक जगह है, रामेश्वरम से कनेक्ट करेगा, जो कि पैमबैन आइलैंड पे। तो रामेश्वरम को ये कनेक्ट करेगा मेनलैंड तमिलनाडु से। ठीक है, और ये अगले 2 साल में बना दी जाएगा। अभी जो आप फोटो में देख रहे हैं ये जो ब्रिज है ये वहां पे अभी एग्जिस्ट कर रहा है, ये रेलवे का एक ब्रिज है। तो रेलवे का ये कि वर्टिकल लिफ्ट बनाया जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगा ये वर्टिकल होता क्या है। तो पहले ये समझ लीजिए इस ब्रिज बनाने का फायदा क्या होगा, ये स्पीड बढ़ा देगा, वहां पे ट्रेन हाइयर स्पीड पे जा सकती हैं, ज्यादा हैवी लगेज कैरी कर सकती हैं वो ट्रेन। ठीक है, ये सी के ऊपर बना है और ये आइलैंड को कनेक्ट कर रहा है रामेश्वरम के। ठीक है, और ये ट्रैफिक भी इंक्रीज कर देगा इसके अंदर। जो पुराना ब्रिज है जो फोटो में आप देख रहे हैं 1914 में बनाया गया था, ये मिडल फ्लैप्स हैं, ये बीच में से खुल जाता है जिससे कि शिप्स पास कर सकें। वो अभी जो बनाया है वो सीधा सीधा से वर्टिकल लिफ्ट हो जाएगा। ये देखिए जो आप पिक्चर में देख रहे हैं ये कुछ ऐसा बनेगा, ये एक्चुअली वो नहीं है, किसी और कंट्री का है, पर ये ऐसा ही बनेगा जिसके इसके शिप के नीचे से इसके आसानी से निकल सके। अभी जो है वो बीच में से खुल जाता है, तो इसलिए इसमें टाइम कम लगेगा और ये नया बन जाएगा, तो ये बेटर होगा ब्रिज। ठीक है, इससे स्पीड बढ़ जाएगी। ये है पैमबैम वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज और ये आप मैप में देख सकते हैं कहाँ बनाया जा रहा है, बिल्कुल टिप पे बनाया जा रहा है, रामेश्वरम को कनेक्ट करेगा, जो कि सी पे ब्रिज बनाया जाएगा। ये सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट। तो सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट क्या है, ये न्यूज में क्यों रहा है, DMK के एक लीडर हैं TR बालू, ये MP भी हैं लोकसभा में, इन्होंने कहा है PM मोदी को कि आप सेतु समुद्रम जो प्रोजेक्ट है जो कि बंद कर दिया गया है उसको आप रिवाइव कीजिए। ठीक है, अभी इसका रीजन क्या दिया उन्होंने कि जो चाइना का इन्फ्लुएंस है वो श्रीलंका में बढ़ रहा है, तो आपको इसको रिवाइव करना ही पड़ेगा। तो
चाइना ने ऑलरेडी हम्बनतोता पोर्ट, आपको सबको पता होगा, एक लीज पे ले लिया है 99 ईयर्स के लिए, जो कि श्रीलंका में उन्होंने बनाया था। श्रीलंका जो है वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में आ गया, पैसे नहीं चुका पाया उनके, और उन्होंने ये लीज पे ले लिया है पूरा का पूरा पोर्ट चाइना ने 99 ईयर्स के लिए। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि वो उसको मिलिटरीली भी यूज कर सकता है चाइना इन केस ऑफ वॉर अगेंस्ट इंडिया। तो उस इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए कहा गया है, ये एमपी कह रहे हैं कि सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट जो है उसको रिवाइव किया जाए, इससे पहले कि श्रीलंका नेपाल की तरह चाइना की तरफ हो जाए। तो ये है क्या प्रोजेक्ट? तो इट वाज इनॉग्रेटेड इन 2005। इसका 2,500 करोड़ कॉस्ट लगनी थी, पर इसको कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई कि ये सेतु जो है, जो राम सेतु है, जो रिलीजियस रिलीजन्स की वजह से और कुछ एनवायरमेंटल लोगों ने ये कह दिया कि ये जो है ये वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को ख़राब करेगा उस पार्क स्टेट के एरिया के अंदर, और जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं इस ब्रिज से, एडम्स ब्रिज जिसको कहा जाता है, हिंदुओं के जो रिलीजियस सेंटिमेंट, जो कि कहा गया कि रामचंद्र जी ने ब्रिज बनाया था लंका में पहुंचने के लिए, ये उस ब्रिज को तोड़ के आप नहीं बना सकते, जो कि समुद्र के अंदर है ऑलरेडी। तो इसलिए ये प्रोजेक्ट बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाल देगा और ये अब नहीं इस पर वर्क हो रहा, ठीक है। तो इसको रिवाइव करने की मांग की गई है, और ये क्या है, इसका एक कनाल को ड्रेच करना है अक्रॉस पार्क स्ट्रेट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका टू अलाउ द शिप्स टू सेल बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। ईस्ट और वेस्ट कोस्ट के बीच में शिप जा सके इंडिया की, जो कि अभी हमें पूरा श्रीलंका को पूरा घूम के जाना पड़ता है बड़े वेसल्स को। अगर ये हम कनाल ड्रेच कर लें, यहाँ पे बना लें इसके अंदर, तो हमारा रास्ता भी कम होगा, टाइम भी कम लगेगा और जल्दी से हम पहुंच पाएंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये कहाँ पे कैसे है। तो ये देखिए, आप मैंने रूट दिखाया हुआ है, इसके अंदर एग्जिस्टिंग रूट क्या है कि अगर हमें ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट या वेस्ट कोस्ट से ईस्ट कोस्ट जाना है इंडिया के टू सी, तो हमें श्रीलंका को पूरा सरकम नेविगेट करके जाना पड़ेगा। तो जो प्लान है उसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे पार्क स्ट्रेट के थ्रू हम एक सी कैनल बना लें, ड्रेजिंग करके मिट्टी निकाल के वहाँ से हम एक कैनाल बना लें जिसके थ्रू हमारे शिप्स जा सकें, तो ये डिस्टेंस हमारा बच जाएगा कवर करना, और हम यहाँ से जल्दी से हमारा ईस्ट और वेस्ट कोस्ट के बीच में टाइम कम लगेगा हमें जाने। तो ये है सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट, जो कि रिवाइव करने को कहा गया है इन एमपी द्वारा। अगली न्यूज़ पे आ जाते हैं, अटल टनल। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक है, स्पेशली जो चाइना से हमारी अभी सिचुएशन चल रही है उस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पीएम मोदी इज लाइकली टू इनॉग्रेट वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अबव 10,000 फीट इन सितंबर। तो वर्ल्ड की सबसे लंबी हाईवे टनल जो कि 10,000 फीट के ऊपर बनाई जा रही है, उसको इनॉग्रेट करेंगे पीएम सितंबर के अंदर। तो इसका पहले नाम था रोहतांग टनल। ये जो है 9.02 किलोमीटर लंबी एक टनल बनाई जाएगी, आप मैप में भी देख सकते हैं। ये रोहतांग पास के पास एक बनाई जाएगी इन पीर पंजाल रेंज। 9 किलोमीटर की ये टनल होगी, और ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी, क्योंकि रोहतांग का रास्ता भी विंटर्स में बंद हो जाता है, हमारी लद्दाख से कनेक्टिविटी बाय रोड मनाली रूट से बंद हो जाती है ड्यूरिंग विंटर्स, तो ये टनल जो है वो ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी। तो रोहतांग से ये नीचे बनाई गई है टनल, जो कि 9 किलोमीटर लंबी है, और ये मनाली से कीलोंग का जो डिस्टेंस है कम कर देगी 46 किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति में कीलोंग है, और मनाली जो है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, इन दोनों को ये डिस्टेंस कम कर देगी 46 किलोमीटर से। अब ये डिस्टेंस आपको कम लग रहा होगा कि 46 किलोमीटर ही कम है, पर ये पहाड़ों में उस एरिया के अंदर ये अराउंड 4 to 5 आवर्स का टाइम कम करेगी, और ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी देगी, पूरे साल खुली रहेगी ये टनल। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट एक टनल बनाई जा रही है कि इनॉग्रेट करेंगे पीएम सितंबर के महीने में। अगली न्यूज़ पे आते हैं, कैबिनेट नॉट टू मेक अंडर रिवर टनल अंडर ब्रह्मपुत्र। तो एक ईयर लॉन्ग कनेक्टिविटी के लिए अंडर रिवर टनल बनाई जाएगी, असम और अरुणाचल प्रदेश को कनेक्ट करेगी, और ये स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये भी चाइना से रिलेटेड है। वेस्टर्न सेक्टर में जो चाइना का एग्रेशन है उसको देखते हुए ईस्टर्न सेक्टर में ये टनल बनाई जाएगी, इंडो चाइना बॉर्डर के ये बहुत पास बनाई जाएगी। ये कैसे हेल्प करेगी? टू हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग मिलिट्री सप्लाईज एंड एम्यूनिशन टू द बॉर्डर। जो बॉर्डर में हमारे सेना है उस पर ये सामान पहुंचाने का काम करेगी। और ये कितनी लंबी होगी? 14.85 किलोमीटर लंबी टनल होगी। ये 4 लेन टनल होगी, जो कि कनेक्ट करेगी घोपुर एंड नुमैलीगढ़ टाउन्स इन असम। ठीक है, तो 15 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली ये अंडर रिवर टनल बनाई जाएगी ब्रह्मपुत्र के अंदर। इसका नोट दे दिया गया है। अभी अंडर रिवर क्यों बना रहे हैं, ऊपर क्यों बना रहे हैं? क्योंकि आर्मी ने सजेस्ट किया था कि वॉर के सिनारियो में चाइना जो है इसको ब्लो अप कर सकता है, ब्रिज अगर हम बनाएंगे तो ऊपर से तोड़ सकता है।
तो अगर अंडर रिवर रहेगा तो थोड़ा सेफ रहेगा, हमारा जो कम्युनिकेशन है वो कॉन्टिन्यूअस रहेगा। तो इसलिए अंडर वाटर रिवर टनल बनाई जाएगी असम और अरुणाचल प्रदेश को कनेक्ट करते हुए अंडर ब्रह्मपुत्र। न्यूज पे आते हैं, फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर इन सीपीएल, कैरिबियन प्रीमियर लीग के अंदर इंडिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं शामिल होने वाले। कौन बने हैं? ये जो पिक्चर में देख रहे हैं प्रवीण तांबे, ये बन गए हैं फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू बैग कैरिबियन प्रीमियर लीग कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और ये किसके लिए खेलेंगे? खेलेंगे ट्रिबैंगो नाइट राइडर्स के लिए। तो ये टीकेआर के लिए खेलेंगे। ये केकेआर जो इंडिया की है, कोलकाता नाइट राइडर्स, उनका ही स्टेक है इसके अंदर, ट्रिबागो नाइट राइडर्स। तो इसके लिए खेलेंगे प्रवीण तांबे। अब फर्स्ट क्रिकेट मैच हुआ था, टेस्ट मैच आफ्टर 117 डेज, कोविड के दौरान जो बंद हो गया था मैच होने, उसके बाद एक पहला मैच हुआ। तो ये देख लेते हैं कौन क्या हुआ है। ये इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच में हुआ था, रोज बॉल स्टेडियम इन साउथहैम्पटन। तो इंग्लैंड में साउथहैम्पटन के अंदर रोज बॉल स्टेडियम के अंदर ये मैच हुआ था 8 जुलाई से 12 जुलाई के बीच में। और ये नए रूल्स जो कि हमने जून वाली एडिशन में डिस्कस कर रहे थे, जब आईसीसी ने सलाइवा बैन किया था और बहुत सारे चेंजेस लाए थे प्लेइंग कंडीशंस में, उसके बाद ये पहला मैच खेला गया था और वेस्ट इंडीज ने इसे जीत लिया था 4 विकेट्स के। और इसके प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे शैनन गैब्रियल, ये फास्ट बॉलर हैं वेस्ट इंडीज के, आप फोटो में देख सकते हैं। एक और क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज देख लेते हैं, 3 टीम क्रिकेट मैच इन साउथ अफ्रीका। 3 टीमों का एक क्रिकेट मैच खेला गया आज पे, पहला 3 टीमों का एक मैच है। ये जो हुआ है, अभी तक 2 टीमों के मैच होते हैं, ये तो नया फॉर्मेट डिवाइस किया है। तो 3T सॉलिडेरिटी कप इसका नाम दिया गया और ये 36 ओवर का मैच था जिसमें 12-12 ओवर तीनों टीमें खेलेंगी, उसके बेसिस पे ये डिसीजन होगा। और ये 18 जुलाई को खेला गया था नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे में। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इससे मिलती है कि 18 जुलाई को क्या मनाते हैं हम? नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे। और ये मैच हुआ था सेंचुरियन साउथ अफ्रीका में। और ये किस लिए खेला गया था? ये फंड रेजर था। जो क्रिकेट कम्युनिटी के वहाँ के लोग हैं, वो जो इफेक्ट हुए हैं कोविड की वजह से, उनको पैसा, उनके लिए पैसा जुटाने के लिए ये मैच कराया गया था। और जीता किसने था? आप फोटो में देख सकते हैं, एबी डिविलियर्स की टीम थी, एबी डिविलियर्स ईगल्स। इन्होंने इसको जीत लिया था और इनको मिला था गोल्ड मेडल। और सेकंड आए थे टेम्बा बमुआ नाइट्स और लास्ट आए थे ब्रॉन्ज मेडल जिनको मिलेगा रीजा हेंड्रिक्स किंगफिशर। तो ये सारे प्लेयर्स के नाम है, एबी डिविलियर्स ईगल्स इसको जीत गई थी इनकी टीम। एक और न्यूज देख लेते हैं क्रिकेट से, बीसीसीआई के इंटरिम नए सीईओ बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं? हेमंत अमीन जो हैं वो इंटरिम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाए गए हैं बीसीसीआई के। और ये किसकी जगह आए हैं? राहुल जौहरी की जगह, जिन्होंने रिजाइन कर दिया था कुछ महीने पहले। तो हेमंत अमीन, ये नाम आपको याद रखना है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 4th एडिशन है, वो खेला जाएगा। उसके लिए जो है होस्ट का ऐलान कर दिया गया है। तो ये गेम्स कराए जाएंगे पंचकूला हरियाणा के अंदर। तो हरियाणा विल बी द होस्ट ऑफ 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स। इस साल कहां हुए थे? 2020 की शुरुआत में जनवरी में ये गेम्स हुए थे गुवाहाटी में, जो कि 3rd एडिशन था। उसमें महाराष्ट्र टॉप पे रहा था। तो ये जो है हरियाणा में कराए जाएंगे और हरियाणा 2nd रहा था 2020 में। तो ये अब कराए जाएंगे पंचकूला हरियाणा के अंदर। ये स्कीम जो है वो स्टार्ट की गई थी के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा। तो ये किसकी स्कीम है? ये भी आ सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। और ये 2018 में शुरू हुए थे दिल्ली में और 2nd एडिशन पुणे में कराया गया था। और जैसे कि मैंने बताया 3rd एडिशन गुवाहाटी असम में जनवरी 2020 में कराया गया था, जिसमें महाराष्ट्र रहा 1st पे, 2nd रहा हरियाणा और 3rd रहा दिल्ली। और 2021 में कराए जाएंगे पंचकूला हरियाणा में। न्यूज पे आते हैं, रोशनी नादर इंडियाज रिचेस्ट वुमेन नाउ HCL चेयरपर्सन। तो जो ये फोटो में आप देख रहे हैं, ये शिव नादर की डॉटर हैं, इनका नाम है रोशनी नादर मल्होत्रा। इनको जो है ये HCL का चेयरमैन बना दिया गया है शिव नादर के रिजाइन के बाद। न्यूज़ पे आते हैं, दुबई बेस्ड इंडियन गर्ल फास्टेस्ट रिकॉर्ड फॉर 100 योगा पोजेस। तो समृद्धि कालिया जो है 11 साल की इंडियन ओरिजिन की गर्ल है, ये जो है इन्होंने 100 योगा पोजेस करके 1 मिनट के कुछ ही मिनट्स के अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। और इन्होंने एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया साथ में, परफॉर्मिंग 40 एडवांस योगा पोस्टर्स इन 1 मिनट। तो ये है समृद्धि कालिया। लंग AI ऐप विंस HRD मिनिस्ट्री आइडियाथलॉन कॉन्टेस्ट। तो आर्यन गुलाटी हैं, ये DPS RK पुरम के, इन्होंने आत्मनिर्भर भारत आइडियाथलॉन एक कॉन्टेस्ट हुआ था, उसके अंदर एक ऐप बनाई थी और इन्होंने प्राइज जीत लिया है उसके अंदर, फर्स्ट प्राइज। तो ये ऐप क्या थी? ये डिटेक्ट कर सकती है कोविड-19 को 90% एक्यूरेसी से विद इन 3 to 5 सेकेंड्स।
और ये कैसे वर्क करती है, इस ऐप में आप चेस्ट का एक्सरे और सीटी स्कैन अपलोड कर दीजिए तो ये आपको 5 सेकंड में बता देगी कि आपको कोविड है कि नहीं, और ये 90% एक्यूरेसी से है। तो ये आर्यन गुलाटी ने बनाई है, DPS आरकेपुरम के स्टूडेंट हैं, और ये लंग API ऐप बनाई है इन्होंने। फैम पे इंडिया फर्स्ट नंबरलेस कार्ड। तो फैम पे एक कंपनी है, इंडिया का फर्स्ट नियो बैंक है या ऐप कह लीजिए इसे, जिसने की कैशलेस फैसिलिटी प्रोवाइड करता है टीनेजर्स को। इन्होंने बनाया है इंडिया फर्स्ट नंबरलेस कार्ड। तो ये क्या, टीनेजर्स जो कि माइनर्स भी हो सकते हैं, अभी क्या आपको बैंक खाता खुलाना है तो माइनर्स के साथ एक गार्डियन होना जरूरी है। तो इन्होंने क्या करा है, इन्होंने टीनेजर्स को स्पेसिफिक फोकस रखते हुए माइनर्स को भी डेबिट कार्ड की तरह एक फीचर दिया है ऑनलाइन पेमेंट का, विदाउट नीड टू सेट अप ए बैंक अकाउंट। ठीक है, तो पेरेंट्स क्या हैं, वो अपने किड्स को पैसे भेज सकते हैं इस ऐप के थ्रू और कंट्रोल कर सकते हैं वो कितना पैसा खर्चे, और बच्चों को एक वॉलेट मिल जाएगा जिसके अंदर वो पैसा स्पेंड कर सकते हैं विदाउट आस्किंग पेरेंट्स। तो एक तरह से ये पॉकेट मनी का सिस्टम है, बिना नंबर का एक कार्ड बच्चों के लिए है, माइनर्स के लिए या टीनेजर्स के लिए। और इसको किसके साथ लॉन्च किया गया ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, फैम पे ने लॉन्च किया है, और ये IDFC बैंक के साथ पार्टनरशिप में इन्होंने ये नंबरलेस कार्ड, इंडिया का फर्स्ट नंबरलेस कार्ड इशू किया है। PM एड्रेस ऑन वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। तो 15 जुलाई को हर साल मनाया जाता है वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे, जो कि UNG ने डेजिग्नेट करा था 2014 के अंदर, और ये 5th एनिवर्सरी भी है स्किल इंडिया मिशन की। PM का मंत्र क्या है स्किल से रिलेटेड, स्किल, रीस्किल एंड अपस्किल। और स्किल इंडिया के अंदर जो स्कीम है गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम, उसके अंदर क्या मोटिव है उनका, टू एम्पावर द यूथ ऑफ द कंट्री, उनके स्किल्स को इम्प्रूव किया जाए जिससे कि वो एम्प्लॉयबल हो जाएं और उनको जॉब्स मिल सकें। तो जो स्किल लेबर की कमी है वो पूरी कर सकें, यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, दोनों तरफ से ये काम करता है स्किल इंडिया मिशन। और ये जो कोर्सेज ऑफर करते हैं वो रिकॉग्नाइज्ड हैं इंडस्ट्री और गवर्नमेंट द्वारा अंडर नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। PM एड्रेस ऑन इंडिया ग्लोबल वीक, ये देख लेते हैं क्या है। PM ने एक एड्रेस दिया है 3 डे वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के अंदर जिसके 5000 पार्टिसिपेंट्स है, और इसकी थीम क्या थी, बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड। ठीक है, तो PM ने इसमें क्या हाईलाइट करा है ग्लोबल वीक के अंदर कि आगे जो ग्लोबल डेवलपमेंट होगी पोस्ट कोविड वर्ल्ड के अंदर, उसके अंदर इंडिया का क्या रोल रहेगा। और उन्होंने एक्सप्लेन भी करा कि आत्मनिर्भर का मतलब ये नहीं है कि हम वर्ल्ड से कट ऑफ हो गए हैं या वर्ल्ड को हम अलाउ नहीं करेंगे इंडिया के अंदर, ये मतलब है कि हम सेल्फ सस्टेनिंग बन सकें, एक आत्मनिर्भर बन सकें। और उन्होंने ये भी फोकस कहा कि इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट ओपन इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। लास्ट की 2 न्यूज है, फटाफट से देख लेते हैं। हेल्थ वार्निंग ऑन टोबैको पैकेट्स। तो टोबैको पैक्स पे जो हेल्थ वार्निंग्स होती हैं उसके लिए नए रूल्स आ गए हैं। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने नोटिफाई कर दिए हैं नए रूल्स, जिसके अंदर बड़ी पिक्टोरल इमेजेस आपको लगानी होंगी पैक्स के ऊपर, टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर, फ्रॉम 1 दिसंबर 2020। और ये कौन से एक्ट के अंदर इशू करी गई है, कॉप्टा एक्ट बोलते हैं, सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट 2003। इसके अंदर ये रूल्स अमेंड किए गए हैं। बड़ी आपको इसके अंदर बड़ी स्पेसिफिकेशन के साथ आपको बड़ी जो है ऐसी फोटोज लगानी पड़ेंगी पैकेजेस के अंदर, उसकी कुछ स्पेसिफिकेशन दी गई हैं इन नए रूल्स के अंदर। लास्ट न्यूज देख लेते हैं, MMR टारगेट। तो जो इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि इंडिया इज ऑन ट्रैक टू अचीविंग मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो टारगेट, जो कि हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर सेट करें अपने लिए और नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अकॉर्डिंग है। तो MMR का अभी स्टेटस क्या है कि MMR का रेट था 113 2016 और 18 के पीरियड के बीच में, जो कि कैलकुलेट किया है, और ये ड्रॉप हुआ था 122 से 113 पे आ गया था। तो ये मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स ऑफ वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी पर लैक ऑफ द लाइव बर्थ्स। तो पर लैक ऑफ लाइव बर्थ्स कितनी मैटरनल डेथ्स होती हैं, 113 पे आ गया है। और हमारा इस पे टारगेट क्या है कि हम 2020 तक हमें 100 पे पहुंचना है एज पर नेशनल हेल्थ पॉलिसी। तो हम 100 कर लेंगे, इस रेट को अचीव कर लेंगे, ये कहा मिनिस्टर ने। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो कि 2030 तक हमें अचीव करने हैं, इसके अकॉर्डिंग हम 70 भी अचीव कर लेंगे। इंडिया इज वेल ऑन ट्रैक। और ये पूछा जा सकता है कि बेस्ट स्टेट कौन सी है इंडिया के अंदर फॉर दिस, ये है केरला, जिनका लोएस्ट MMR है ऑफ 43 इन इंडिया। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लास्ट वीडियो जुलाई की करंट अफेयर सीरीज WWW की सीरीज में।
तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये पूरी की पूरी सीरीज आपको हेल्पफुल रहेगी आपकी प्रिपरेशन में। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर्स को जानेंगे, उस अगस्त की सीरीज को स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को हिट कर लीजिए, जिससे कि आने वाले अगस्त की सीरीज के वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको टाइमली मिलती रहे। और यदि वीडियो आपने दोस्तों यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि यही एक एक्चुअल हमारा रिवॉर्ड है और इससे हमें आगे अच्छा करने की मोटिवेशन मिलती रहती है। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर्स देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।